गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम विकासात्मक अध्यात्म खंड 3 पेज नंबर 21 पर हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि अलग अलग जातियों में प्रजातियों में चेतना का अलग अलग स्तर पाया जाता है। जैसे कि ये हम देखते हैं कि पेड़ों के जगत में, पादप जगत में ये अचेतन अवस्था में होता है, जंतु जगत में, जानवरों में ये अवचेतन होता है, और फिर उसके बाद मनुष्य में ये सचेतन हो जाता है। ऐसा क्यों कर होता है? विकास में शनय शनय धीरे धीरे इस तरीके से जटिलता कैसे बढ़ती चली जाती है, सरलता से जटिलता कैसे बढ़ती चली जाती है। पहले तो जो जीवन होता है वो कि एक कोशिका में ही सीमित रहता है। छोटे छोटे प्राणी हैं, पानी में तैरते रहते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो एक कोशिका रहती है। फिर वो और जटिल और जटिल और जटिल होता चला जाता है। तो अगर किसी बायोलॉजिस्ट को बोला जाए कि जरा पता तो करो ये क्यों जटिल हो रहा है, तो वो बताएगा कि चूंकि इनका धीरे धीरे करके रूप जटिल हो रहा है, इस वजह से इनमें क्रियाएं भी जटिल होती चली जा रही हैं। जीव विज्ञानवेत्ता रूप के विकास का अध्ययन करता है। जीव विज्ञानवेत्ता यानी बायोलॉजिस्ट, उसकी खोज रूप विकास की क्रियाओं के चारों ओर केंद्रित रहती है कि किस किस तरीके से किसी भी चीज़ की मॉर्फोलॉजी बदल रही है, उसका विकास कैसे बदल रहा है, उसका बाहरी स्वरूप कैसे बदल रहा है, उसकी एनाटॉमी कैसे बदल रही है, आंतरिक स्वरूप कैसे बदल रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसे बदल रही है, उसके अंदर की क्रियाएं कैसे बदल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं। इन सब चीज़ों का वो पूर्ण तरीके से अध्ययन करता है कि धीरे धीरे ये सरलतम से जटिलतम की ओर चली जाती जा रही हैं। तो जीव विज्ञानवेत्ता रूप के विकास का अध्ययन करता है। उसकी खोज रूप विकास की क्रियाओं के चारों ओर केंद्रित रहती है कि किस प्रकार से एक कोशिकीय प्राणी से हम सब, हमारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, एक एक उंगली के एक सिरे पर ही ना जाने कितनी कोशिकाएं हैं। तो इस तरीके से हम जटिलतम प्राणी हैं। तो वो बताता है कि कैसे एक कोशिकीय से हम आगे बढ़ते गए और उसका वो वर्गीकरण कर देता है कि ये एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय, फिर आगे भी वर्गीकरण कर देता है। फिर ये बताता है कि रूप विशेष किन किन अवस्थाओं से होता हुआ इस स्थिति तक पहुंचा। जैसे कि डार्विन ने बताया कि वातावरण में परिवर्तन हुए तो उस हिसाब से जीव ने खुद को ढाल लिया। लोग अगर उसको खाने आए दूसरे जानवर तो उसने अपना रंग बदल लिया। जैसे गिरगिट है, उसने अपना रंग बदल लिया जिससे कि वो पौधों में छिप सके, उसे कोई देख ना पाए। तो जो बाहरी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उससे धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं। पहले सब पानी में उगे, पानी में मछली थे, जब वहाँ खाने की होड़ मची तो कुछ बाहर उछल के आ गए, मेढक बन गए। फिर अब यहाँ पर भी दिक्कत होने लगी कि पानी में जाने में खतरा है, खा लिए जाएंगे किसी के द्वारा, तो यहीं रह गए। अब यहीं रह गए तो ज़मीन में रेंग रेंग के चलने लग गए, सांप बन गए, छिपकली बन गए। फिर अभी भी और भी जब खतरा लगा तो कुछ गुफाओं में चले गए और वहाँ अपने बच्चों को पालने लगे, दूध पिलाने लगे, तो स्तनधारी बने। कुछ को ज़मीन में खतरा लगा तो वो आकाश में ही रहने लगे, उड़ गए। तो इस तरीके से वो ये बताएगा कि ये सब भोजन की वजह से हुआ है। धीरे धीरे मछली से इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते स्तनधारी और फिर उसके बाद पक्षियों का विकास हुआ। ये भोजन की वजह से हुआ है। तो जीव विज्ञानवेत्ता से अगर आप पूछेंगे कि किस कर बीज क्यों कर ये जीवन का विकास हुआ, तो वो बताता है कि प्राकृतिक परिवर्तनों की वजह से व्यक्तिगत परिवर्तन आते चले जाते हैं और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। जो योग्यतम होगा वही जिएगा। तो जो जिसमें थोड़ा भी बदलाव है और वो बदलाव प्रकृति में उसको जीने के लिए एक योग्यता प्रदान करता है, वो जी जाएगा।
और जिसमें हम सभी में जानते हैं थोड़ा थोड़ा बदलाव है। मान लीजिए अचानक तापमान बढ़ जाए और 50 डिग्री पहुंच जाए, तो जो व्यक्ति उस 50 डिग्री में जीने काबिल होंगे वो जी जाएंगे, और जो एसी में रहने काबिल होंगे वो किनारे कर दिए जाएंगे। प्रकृति उनको हटा देती है। नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति केवल उन्हीं का चयन करती है जो उस अवस्था में जीने के काबिल होते हैं, और इस तरीके से वो अपने गुणों को आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित करते चले जाते हैं, और इस प्रकार से उत्तरोत्तर उनमें जटिलता और विकास और इस तरीके से रूप प्रारूप में परिवर्तन आता चला जाता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी प्राणी कहाँ रह रहा है और किस तरीके से वहाँ एडाप्टेड है। तो आप देखेंगे उसके जितने भी गुण धर्म और रूप प्रारूप पाए जाएंगे वो उसमें रहने के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसने वैसा परिवर्तन कर लिया है। छिपकली की कोई पूंछ पकड़ लेता है तो खट से पूंछ छोड़ के भाग जाती है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल अपने में परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं, वो ही जीने में सफल हो पाते हैं, जीवन जीने में सफल हो पाते हैं, और इस तरीके से वो अपनी अगली पीढ़ी में इस प्रकार के गुणों को स्थानांतरित कर देते हैं। वह उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री का अध्ययन करता है, उसको इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसका अर्थ तर्क संगत लगे। ऐसा डार्विन ने भी किया कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, विकासवाद का सिद्धांत, वो सिर्फ इसी चीज़ पर आधारित है कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार जीवों ने अपने शरीर में कैसे परिवर्तन किया और वही जीवन जीने में सफल हो सके। यहाँ वो कहीं विकास की बात नहीं करेगा कि उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है या जटिलता को उसने क्यों पाया, क्योंकि ऐसी मांग थी। हम मनुष्य क्यों बने इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर ऊंची चेतनाओं का उदय होना था, हमारे अंदर बौद्धिक चेतना का उदय होना था, मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना, प्रज्ञान चेतना, फिर आगे चल करके और समाधि चैतन्य और भगवती चैतन्य का उदय होना था। वो इसकी कभी भी बात नहीं करेगा कि इस तरीके से अलग अलग चेतना के स्तरों की मांग थी, इसलिए शरीर में परिवर्तन आया। वो बात करेगा कि शरीर में परिवर्तन आया तो उनमें सोचने की क्षमता विकसित होती गई। चूंकि मनुष्य का मस्तिष्क जटिल है इसलिए वो सोच पाता है। वो उल्टी बात करेगा, कहेगा हम जटिल बनते चले गए, तो क्यों जटिल बनते गए इसका कोई प्रश्न नहीं है। वो बोलेगा जटिल बनते गए तो हम अच्छा सोच पाते। एक जीव विज्ञानवेत्ता इस प्रकार से बात करता है, आधी बात करता है, पूरी बात नहीं करता है कि क्यों विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ और उसको क्रमबद्ध तरीके से वो सजा लेता है, उसको वर्गीकृत कर लेता है। इस प्रकार वह विकासमान रूपों की दैहिक क्रियाओं के विकास का अध्ययन करता है। फिर जब वो उनको सजा लेता है, फिर उसके अंदर जाता है और देखता है कि उनके अंदर फिजियोलॉजी क्या हो रही है, शरीर में कहाँ कहाँ पर मेटाबॉलिज्म कैसा कैसा हो रहा है, रासायनिक क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं। इस तरीके से उनमें ज्ञान तंतुओं का कितना विकास हो गया है, नर्वस सिस्टम का, कि ज्ञान तंतु किसी चीज़ के प्रति संवेदनशीलता, उसका कितना विकास हुआ है। तो देखता है जैसे उसने सजाया था क्रम में, उसी उत्तरोत्तर क्रम में ज्ञान तंतुओं का शुरुआती जीवन में जो एक कोशिकीय प्राणी है, अमीबा, पैरामीशियम, एक सेल होता है, उनमें कोई ज्ञान तंतु नहीं। लेकिन आगे चलने पर उनमें संसूचक आ जाते हैं, चीज़ों को समझने बूझने वाले ज्ञान तंतु आ जाते हैं, और फिर और आगे चलने पर ज्ञान तंतुओं का तो जंजाल ही हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में लाखों करोड़ों ज्ञान तंतु हैं, और इसके अलावा पूरे शरीर में भी वो प्रसरित हैं, फैले हुए हैं। तो वो ये बताता है कि जैसे जैसे रूप जटिलतम होता चला जाता है, जटिलतम का मतलब कि पेड़ को काट दो एक टहनी और गाड़ दो जमीन में तो पेड़ उगाएगा, लेकिन हमारा हाथ गाड़ दो तो हमें नहीं उगाया जा सकता। जटिलतम का मतलब है कि हमारे हर एक कोशिका ने बिल्कुल अपने आप में इस प्रकार की विशिष्टता पाली है कि अब वो दूसरे किसी कोशिका का काम नहीं कर सकता। जैसे एक बिल्कुल प्रशिक्षित इंजीनियर हो, न्यूटन से कहा जाए कि डार्विन का काम करो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल सरल सा आदमी है उसको तो चाहे न्यूटन बना दो चाहे डार्विन बना दो। एक बच्चे को सब कुछ बनाया जा सकता है, बच्चा सरलतम है तो बनाया जा सकता है। अगर वो जटिल बन जाए, न्यूटन बन जाए, डार्विन, तो फिर अदला बदली नहीं की जा सकती। उसी तरीके से अगर हमारी आँखों को बोलो खाना खा लो, दाल चावल डाल दो, नहीं खा पाएंगी क्योंकि ये जटिल हैं। वो कहती हैं हम देखने के लिए अभ्यस्त हैं, देखने के लिए हमारे अंदर परिवर्तन आया है, तो अब हम देख सकते हैं। आपका खाना नहीं पचा पाएंगे, खाना पचाना है तो पेट में डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर जटिलता आ गई है।
एक कोशिका दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकती है। अगर किडनी का एक टुकड़ा निकाल कर लीवर में डाल दिया जाए कि लीवर में हम ट्रांसप्लांट कर दें, लीवर खराब हो गया है तो लीवर सही हो जाएगा, तो नहीं, लीवर की जगह लीवर का ही टुकड़ा डालना पड़ेगा, लीवर का ट्रांसप्लांट करना है आपको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें जटिलता आ गई है। एक अंग दूसरे अंग का, एक ऊतक दूसरे ऊतक का और एक कोशिका दूसरे कोशिका का काम नहीं कर सकती। तो हम जटिलतम हो गए हैं। इस बात को जीव विज्ञान वेत्ता समझ जाता है, हमारे रूप का अध्ययन करता है, हमारे अंदर जैविक क्रियाओं का अध्ययन करता है और फिर इन दोनों को कोरिलेट करता है। क्योंकि हम जटिलतम हो सके इसलिए हमारे अंदर जटिल रासायनिक क्रियाएं संभव हो सकी, इसलिए हमारे अंदर ज्ञान तंतुओं का विकास हो सका, इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से सोच सके। इस वजह से हमें विज्ञान का उदय हुआ। वो बताएगा चीज़ों को समझना, फिर उसके बारे में व्यवस्थित विचारधारा प्रस्तुत करना और फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचना, और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जो ज्ञान पैदा होता है वो विज्ञान है। फिर उस विज्ञान का अपने हित के लिए उपयोग करना, ये विज्ञान की पूरी श्रृंखला है। तो जब हम विज्ञान समझते हैं, हम क्यों समझते हैं, विज्ञान की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें समझना पड़ रहा है? क्योंकि हम उसको अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। और सिर्फ हित के लिए उपयोग ही नहीं करते, हम प्रकृति को बदल देने का मादा भी रखते हैं। हमें अब इतनी जटिलता आ गई है, हम चारों तरफ के परिवर्तन को बदल देना चाहते हैं। चीन में 16 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, सिल्वर ब्रोमाइड लेके घूमा करते हैं, जहां उनको चाहिए वो बादल पे छिड़क देते हैं, वहीं बारिश हो जाती है। उनको इंतजार नहीं करना पड़ता कि काले मेघा पानी दे, वहीं छिड़क देते हैं, बारिश हो जाती है। हम प्रकृति को बदलने का मादा रखते हैं, कहीं कहीं नदियों को रोक देते हैं, बांध बना देते हैं। और इसके अलावा भौतिक और जितने भी जलवायु में होने वाले परिवर्तन हैं उसके लिए हम ही तो जिम्मेदार हैं। तो हम ये जानते हैं कि किस तरीके से अपने चारों तरफ के वातावरण को बदला जाए। पंखा लगा के, एसी लगा के, कूलर लगा के बदल लो वातावरण। रोशनी नहीं है तो रोशनी कर लो। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो जीव विज्ञान वेत्ता इस प्रकार विकासमान रूपों को दैहिक क्रियाओं के विकास का अध्ययन करता है, दोनों को एक साथ मिलाने का प्रयास करता है कि ये शरीर का विकास हुआ और ये बुद्धि का विकास हुआ। देखो, शरीर जटिल हुआ तो बुद्धि का विकास हुआ, फिर दोनों को एक साथ एक ही रेखा पे चलाएगा कि देखो ये साथ साथ हुआ है। ज्ञान तंतु विकसित हुए तो हम सोच पाए। ये नहीं बताएगा कि क्यों ज्ञान तंतु विकसित हुए, ज्ञान तंतु के विकास की क्या जरूरत थी। हमसे तो अच्छा बैक्टीरिया है, +70 डिग्री में भी जी सकता है, -100 में भी जी सकता है। हम क्यों नहीं बैक्टीरिया है? यहाँ 10 डिग्री का अंतर आ जाए, पंखा चला जाए तो उलझन में आ जाते हैं। वो मज़े से जी रहा है, हायर टेम्परेचर पर भी, लोअर टेम्परेचर पर भी। तो क्या ज़रूरत थी हमें इस तरीके के जटिल शरीर को पाने की? वो ये नहीं बताएगा। अनुसंधान की दोनों रेखाएं एक दूसरे को पुष्ट करती हुई एक ही बिंदु की ओर साथ साथ बढ़ती हैं। वो मिला तो देता है कि ये को रिलेट कर देता है कि शरीर में जटिलता आई तो हमारी फिजियोलॉजी यानी अंदर की जैविक क्रियाओं में भी जटिलता आई। जैविक खोज के क्षेत्र में इस प्रश्न को स्थान नहीं मिलता कि विकास क्यों कर हुआ, विकास क्यों हुआ, हम क्यों अमीबा से यहाँ तक पहुँचे। जीव विज्ञान वेत्ता इस बात को ना इसका प्रश्न करता है और ना इसका समाधान देता है। तो जीव बायोलॉजिस्ट तो कम से कम इस बात को नहीं करता। लेकिन चेतना का प्रस्फुटन क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। वनस्पति और उपवनस्पति जीवन में ये अचेतन है। पादप जगत में चेतना अचेतन है, वहाँ पर चीज़ों के संसूचन की भी व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ नाड़ी तंत्र विकसित नहीं है। ये तो प्रकृति ने उनको, जैसे हमारे अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी नाड़ी तंत्र बच्चों में दे दिया है कि वो आप पानी से अगर कहीं खतरा है तो बच सकते हैं, वो प्रकृति ने ऐसा दिया। ऐसे ही उनने भी कुछ दे दिया है कि जहाँ पानी हो वहाँ जड़ चली जाए, जहाँ धूप हो वहाँ पत्ती चली जाए, ऊपर उठ जाए, और इस तरीके से उनका विकास होता जाए और सूरजमुखी घूमता चला जाए, जैसे जैसे धूप आए उधर उधर उसका मुंह होता चला जाए। इस प्रकार से उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन ज्ञान तंतु नहीं होते हैं। वो प्रकृति की वजह से ऐसा उनमें व्यवस्था क्रम आ गया है, वो अचेतन है। चेतना का ऐसा विकास उनमें नहीं हुआ। और पशुओं में ये अवचेतन है, चेतना का विकास हुआ है लेकिन अपने जीवन को चलाने भर के लिए इतनी क्षमता उनमें नहीं आई है कि वो प्रकृति को बदल दें या विज्ञान बना दें
अपने चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से सजा सकें और उसके हिसाब से एक इस प्रकार की थ्योरी बना सकें, एक इस प्रकार की विचारधारा बना सकें कि जिसका अपने हित के लिए उपयोग कर सकें। ऐसा उनमें कुछ नहीं। अगर बगल में बट पड़ी होगी बरगद की तो उससे वो रस्सी नहीं बना पाएंगे कि चढ़ सकें। हाँ, बट लटक रही है तो कहो चढ़ जाएं, लेकिन उससे कुछ बना नहीं पाएंगे, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनमें अचेतन से अवचेतन है, बस जो है उसको इस्तेमाल कर लो, इससे ज़्यादा कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब जटिलता आ गई तो सचेतन हो गए। दोनों प्रकार के विकासों में, रूप और चेतना के विकास में समानांतरण है, यानी रूप और चेतना ये साथ साथ चलती हैं पगडंडी में। रूप का विकास हुआ तो चेतना का विकास हुआ। बंदर को अगर आप सोचोगे कि ABCD सिखा लो तो नहीं सिखा पाओगे, बड़ी मुश्किल है। और हमारे यहाँ के बच्चे खेल खेल में सीख लेते हैं, मनुष्यों के बच्चे कहो तो छोटी क्लास में पोइट्री और न जाने क्या क्या करने लगे हैं। पूजा की बिटिया तो बहुत कुछ कर लेती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ें बड़ी आसान हैं, लेकिन वही जानवरों को सिखाना बड़ा मुश्किल है। सर्कस के जानवरों को ट्रेन करने में बड़ी आफत आ जाती है, बड़े दिन लगते हैं छोटी छोटी चीज़ सिखाने में, कि साइकिलिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, या हाथी फुटबॉल मारा उसी में काफ़ी दिन लग जाता है। तो हम ये देखते हैं कि उनमें वो संभव नहीं है, क्योंकि चेतना का वैसा विकास नहीं हुआ है। फिर भी जैसे जैसे स्वामी जी कहते हैं समानांतरण है, जैसे जैसे जटिलता का विकास होगा वैसे वैसे हमारे अंदर चेतना विकसित होती जाएगी। हम जटिल हैं इसलिए सचेतन हैं। अब मानवीय विचार विधि अपनी अभिव्यक्ति के लिए मन की और केंद्रीय नाड़ी तंत्र की विशिष्ट अभिवृद्धि की मांग करता है। मानवीय विचार विधि अपनी अभिव्यक्ति के लिए, हमारी जो विचार विधि है मानवीय विचार विधि, हम तो विकास में जैसे जैसे उठते चले गए, तो विकास में उठते उठते हमारे अंदर के कोष खुलने हैं। हमारे अंदर जो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और इसके ऊपर आनंदमय कोष खुलना है। जब ऐसे ऐसे कोष खुलने हैं, चेतना को खिलना है। When this consciousness has to bloom, उसे खिलना है। तो ऐसे में हमारे अंदर वैसा शरीर भी चाहिए, वैसा इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो इसलिए जो दर्शन शास्त्री है वो क्या करता है, दर्शन शास्त्री इस बात को समझ पाता है कि चूंकि चेतना की ये मांग थी, चेतना के विकास की क्यों मांग थी, क्योंकि जैसे जैसे चेतना उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, हम खाने पीने के लिए नहीं जिएंगे, हम देखेंगे कि हमें इस शरीर में ये जीवन क्यों मिला, हम किस प्रकार से पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, देखते हैं यहाँ आनंद नहीं, वहाँ आनंद नहीं। तो इट इज़ ए मेथड ऑफ डिडक्शन। यहाँ आनंद नहीं, यहाँ आनंद नहीं, यहाँ आनंद नहीं, तो कहाँ आनंद है, फिर देखते हैं अंदर आनंद है। तो मेथड ऑफ डिडक्शन में जहाँ जहाँ नहीं है उसे हटा दिया, जो बचा उसे रख दिया, तो उसको कहते हैं डिडक्शन मेथड। तो डिडक्ट करना, हटाते चले जाना। तो फिर हमारे अंदर जब ऊंची चेतनाओं का विकास होना है, ऊंचे कोष खुलने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे उपकरणों की, उन्नत उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार से मानव में केंद्रीय नाड़ी संस्थान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उदय हुआ, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी मेरु रज्जु आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं। तो इस तरीके से न जाने कितने नर्व्स हैं, कितनी नाड़ियाँ हैं, कितनी नसें हैं, ज्ञान तंतु हैं। तो ये विकसित हो गया जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि जब चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती गई दर्शन शास्त्री के नज़रिए से, तो उसे ऊंचे से ऊंचे उपकरणों की, उन्नत उपकरणों की आवश्यकता हुई। और इस वजह से जब जब हम आगे बढ़ते गए, प्रकृति ने हमें नए उपकरण दिए, पुराने उपकरण अनुपयोगी हो गए, हम दूसरों के द्वारा खा लिए गए। चूहा बिल्ली के द्वारा खा लिया गया, बिल्ली और इसी तरीके से चाहे मर गई हो, या एक आहार श्रृंखला विकसित है, उसमें लोग एक दूसरे का आहार बनते गए और खाए जाते रहे। धीरे धीरे जन्म मरण इसी प्रक्रिया के लिए बना है कि हमें और उन्नत और उन्नत और उन्नत शरीर मिले। मनुष्यों में भी सब में एक जैसे उन्नत शरीर नहीं है। अलग अलग लोगों के मस्तिष्क का डाइसेक्शन करके देखोगे तो नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग मिलेगा। किसी में ज़्यादा ज्ञान तंतु हैं, किसी में कम ज्ञान तंतु हैं। आइंस्टीन में ज़्यादा ज्ञान तंतु थे, अगर छोटे से एक आयतन में देखा जाए। तो हम ये देखते हैं मनुष्यों में भी अलग अलग श्रृंखला है, तुलना करने की कोई बात नहीं है। जैसे बिल्ली अपनी तुलना चूहे से नहीं करती,
वैसे हम मनुष्यों में भी हमें आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो देखो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, मुसलमान कैसे कर रहे हैं, ईसाई कैसे कर रहे हैं। सब में अलग अलग ज्ञान तंतु हैं, उसी हिसाब से वो अपना पाठ पढ़ रहे हैं। तो हम ये तुलना करने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि सब समान है ही नहीं। मनुष्य होते हुए भी न जाने मनुष्य में तो असीमित विकास की क्षमता है। यहाँ तक तो भगवान हमें ले आए। अब यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ अतिक्रमण करना है? अपने प्राणमय कोश का अतिक्रमण करना है, फिर मनोमय कोश का अतिक्रमण करना है, फिर आगे चलने पर इसके आगे प्रज्ञान चेतना आएगी, तो वो सब आगे बढ़ते बढ़ते प्रज्ञान चेतना में और आगे ले जाएगी, भगवान के द्वार तक ले जाएगी। वहाँ विज्ञानमय कोश है, फिर वहाँ भगवान की कृपा से हमारी आँखें खुलेंगी तो उसके दर्शन होंगे, यानी हम वही बन जाएंगे। तो सारूप हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। वो हमारे अंदर चेतन अवस्था में भगवान ही प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग ऊंची चेतनाओं का विकास है, उसके लिए हमें उन्नत शरीर मिले। और मनुष्यों में भी सब एक जैसे नहीं है, हमें और भी उन्नत शरीर मिलने हैं, क्योंकि हमारा ये अब जो मनुष्य जीवन से एक विकास की बड़ी ऊंची श्रृंखला, बड़ी लंबी श्रृंखला का उद्भव हुआ है, और इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो शरीर और मिलेंगे, तुलना न करें, तुलना में समय व्यर्थ भी न करें, क्योंकि जैसा विकास का स्वामी जी ने हम लोगों को एक यहाँ पर विकासवाद का सिद्धांत बताया है। वो बताता है कि मनुष्य में तो अपार अभी विकास होना है, कई चेतना स्तर खुलने हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि अपनी पत्नी की तुलना करें, अपने बच्चों की तुलना करें, उनकी भी ना करें, क्योंकि सबके न जाने किस स्तर पर कौन सा मनुष्य है, उसमें कितनी चेतना का उदय हुआ है, उसका केंद्रीय नाड़ी संस्थान कितना सबल है। कुछ में तो इतना सबल होता है कि वो बोल देते हैं, हो जाता है। प्रकृति उनकी चेरी होती है, क्यों? क्योंकि उनमें प्रज्ञान चेतना का उदय हो जाता है। भगवान जो बोल देते हैं तो प्रकृति वैसा ही करती है। समुद्र ने आके बोल दिया, कहो तो रास्ता दे दें, लेकिन ये आपके ही बनाए हुए नियम का उल्लंघन होगा। राम ने कहा नहीं, जो जिस तुम नियम के तहत बंधे हो, तुम जड़ हो, वैसे ही रहो। तो प्रकृति भी संतों की चेरी होती है, क्योंकि वो भगवान के अनुगामी होते हैं, हिम्मत नहीं करती। तो संत कुछ बोल देते हैं तो प्रकृति परिवर्तन कर देती है उनके हिसाब से। ऐसे जटिल मनुष्य भी। तो हम ये बात देखते हैं कि जटिल मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का प्रकटन जिसमें मनुष्य समर्थ है, केवल उसी के सूक्ष्म शारीरिक संगठित शरीर के माध्यम से हो सकता है, न कि बंदर और गुलाब के शरीर द्वारा। तो हम में जो ऊंची चेतना का विकास हुआ है वो हम में ही हो सकता है, वो बंदर में नहीं हो सकता है कि बंदर सोच ले और फिर आगे वो सोचेगा नहीं, या ज़्यादा उसमें बुद्धिगत लगाने की वो नहीं है कि किसी चीज़ को व्यवस्थित करके देख पाए, वो चीज़ उसमें नहीं है, हम में है। तो ऐसी मांग भी है विकास की, इसलिए हम में है। परंतु प्रत्येक दशा में मनुष्य में भी विभिन्न स्तर की बौद्धिक और भावनात्मक संवेदनशीलता होती है। सभी में एक जैसी नहीं होती है, विभिन्न स्तर की होती है। यहाँ पर मनुष्य में तो आपको नर्सरी से पीएचडी ही होता है स्कूल में, यहाँ बहुत स्तर के मिल जाएंगे, अनंत सीढ़ियाँ, एक जैसी नहीं। एक ही जैसे स्टिमुली, एक ही जैसे उद्दीपक, एक ही जैसे बाहरी वातावरण व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की संवेदनशीलता पैदा करते हैं। इससे पता चलता है कि हम सब अलग अलग स्तर के हैं। हमारे अंदर का जो एनाटमी है, आंतरिक शारीरिक संगठन है, वो बहुत भिन्न है। लगभग मिलता जुलता एवरेज औसत तो बता दिया जाता है कि ये फेफड़ा है, ये किडनी है, इस तरीके से सब अलग, यकृत है, ये आपकी किडनी है, ऐसे वृक्क है, ऐसे बता दिया जाएगा। लेकिन जहाँ ज्ञान तंतुओं की बात आएगी वहाँ बहुत फर्क मिलता है। तो इस तरीके से मनुष्यों में बड़े सारे स्तर हैं। मनुष्यों में भी विभिन्न स्तर की बौद्धिक और भावनात्मक संवेदनशीलता होती है, सब में एक जैसी नहीं होती है। परंतु प्रत्येक दशा में जिस चेतना का प्रकटन होता है वह व्यक्ति विशेष के नाड़ी संस्थान के संगठन और उसके विकास के अनुकूल होता है। जो जैसा है उसका उतना ही विकास हुआ है। जब वहाँ तक वो विकसित कर लेगा अपने स्पैन ऑफ लाइफ में, जो जीवन काल में, उसके बाद उसको वो शरीर अनुपयोगी हो जाता है। जितना उसको उस शरीर से पढ़ना था, ये ना सोचो कि बूढ़ा होने पर अनुपयोगी होता है, बूढ़ा होने पर भी होता है। जैसे कि ट्रेन में एक बच्चे ने कहा, देखो पापा कितना अच्छा लाल सूरज उगा है। तो पापा ने कहा, हाँ कितना अच्छा सूरज उगा है बेटा। तभी वहीं ट्रेन में एक आदमी बैठा था, तो उसने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो रोज ही उगता है।
तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर चीज़ों को ग्रहण करने की, संसूचन करने की योग्यता ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो सीखने का क्रम है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि प्राण धीमा पड़ जाता है, ऊर्जा के स्तर नीचे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमें वो योग्यता नहीं रह सकती कि हम तेजी बढ़ें। तो जिस स्थिति में अगर आपसे कहें तीसरे की बुक तीसरे में पढ़ो, चौथे में भी तीसरे की ही बुक पढ़ो, तो फिर चौथे में हमें मजा ही नहीं आएगा, हम कहेंगे सब पढ़ चुके हैं, वहाँ बैठे रहेंगे। तो भगवान जानते हैं कि जितना इस शरीर से, इस परिस्थिति से तुम्हें पढ़ना तो तुमने पढ़ लिया है, अब बैठे मत रहो, आगे देखो, अभी अगला शरीर है, अगला पर्यावरण है, अगला वातावरण है, वहाँ चलो नई क्लास पढ़ो, उसी को बार बार मत पढ़ो, नहीं तो आपकी जो एज है, दैट इज कटिंग एज, वो ब्लंट हो जाएगी, धार रहित हो जाएगी, उनमें धार नहीं बचेगी। तो भगवान अपने आप के विकास में, हमारे विकास में धार बनाए रखना चाहते हैं, तेजी बनाए रखना चाहते हैं, बोरिंग नहीं बनाते। कहते हैं कि तुमको नया नया पढ़ना है, वरना तो कई लोगों का बुढ़ापे का जीवन उदासी भरा होता है, एक जैसा पैटर्न होता है, कुछ ऊंच नीच अप डाउन नहीं होते हैं ना, ऐसा कुछ होता है कि सफरिंग एंड जॉय हो, उनमें ऐसा आनंद हो, फिर कष्ट हो। तो जब तक अप एंड डाउन नहीं होंगे, जब तक उनमें वाइब्रेशंस नहीं होंगे इधर उधर, तब तक विकास की वो संभावना भी नहीं होती है, और हम अपने चारों तरफ के संसूचकों को ग्रहण करने की योग्यता भी खो चुके होते हैं। तो इस वजह से बुढ़ापे में तो शरीर बदलता ही है, लेकिन कभी कभी हमारे ज्ञान तंतुओं को जितना सीखना था तो युवा अवस्था में हमने सीख लिया, फिर वो शरीर हमसे ले लिया जाता है कि अब आगे चलो। विवेकानंद 36 में चले गए, उन्होंने उस शरीर के जितने भी ज्ञान तंतु थे उनका उपयोग करते हुए उस चेतना तक का अंतिम गति पा ली, अतिक्रमण कर लिया। तो भगवान ऐसी स्थिति में भगवान डिले नहीं करते हैं, तुरंत आपको प्रमोट कर देते हैं। ये एक प्रमोशन है। जो हमारी मृत्यु है ये अगली कक्षा में दाखिला है। परंतु प्रत्येक दशा में जिस चेतना का प्रकटन होता है वह व्यक्ति विशेष के नाड़ी संस्थान के संगठन और उसके विकास के अनुकूल होता है। उतनी ही चेतना प्रकट होती है कि और वो उसके अनुकूल है। कई बार हम सिखाने की कोशिश करते हैं, पथ प्रदर्शक बताने की कोशिश करता है, अगला नहीं सीखता। तो ये भी बात होती है कि हमारे अंदर जितनी चेतना विकसित है उसी के हिसाब से हम सीख पाते हैं। हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि चेतना और रूप के विकास का समानांतर मार्ग पर बढ़ना ये आकस्मिक नहीं है। जैसा कि बायोलॉजिस्ट ने, जीव विज्ञानवेत्ता ने बताया था कि ये तो रैंडम है, यह दृक्षया है, अपने आप हो रहा है, वैसा आकस्मिक नहीं है। चेतना के विकास की मांग ये मांग करती है कि हमारे शरीर का भी उत्तरोत्तर और समानांतर विकास हो। चेतना जैसे जैसे विकसित होती है तो हम भी विकसित शरीर, उपकरण, विकसित यंत्र पाते रहते हैं। इसका अधिक गहन आधार है। सो इट इज डीपली रूटेड, इट हैज डेप्थ ऑफ साइंस इन्वॉल्व इन इट। भौतिकवादी चेतना के विकास की व्याख्या उसके रूप के विकास का उपजात मानकर करता है। वो कहता है कि रूप विकसित हुआ तो चेतना विकसित हुई। वो कहता है चेतना इसका बाई प्रोडक्ट है। रूप बढ़ा तो चेतना विकसित हुई, वो अब सोचने समझने लगा। ऐसा जीव विज्ञानवेत्ता कहता है कि रूप बढ़ गया तो चेतना विकसित हुई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ठीक इसके विपरीत है। जो दर्शन शास्त्री है वो इसके विपरीत सोचता है। अध्यात्मवादी का मत है कि रूप के विकास की आवश्यकता चेतना के विकास के हितार्थ होती है, क्योंकि हमें ऊंचे ऊंचे बढ़ते जाना है और सभी चेतनाओं का अतिक्रमण करते हुए अति चेतन की जो अवस्था है, जो भगवती चैतन्य की अवस्था है, वहाँ पहुँच जाना है। ऐसा जो चेतना की सुपर स्टेज है, हाइपर स्टेज है, वहाँ पहुँच जाना है। तो इसलिए हमें ऊंचे से ऊंचे उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये दर्शन शास्त्री का मत है। जैवी विकास को प्रेरणा चेतन इकाई के उस दबाव के प्रयास में मिलती है जो वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए करती है। तो जैवी विकास की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्यों जैवी विकास हुआ? चेतन के विकास की मांग थी, इसलिए जैवी विकास हुआ। दर्शन शास्त्री ऐसा कहता है। दर्शन शास्त्री का क्या मतलब है कि जो जीवन का दर्शन है, जीवन हमें किस लिए मिला है, व्यक्ति जब उस ओर अपनी दृष्टि करता है, जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला है, हम किस लिए जी रहे हैं, तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को दर्शन कहते हैं। और जो इस तरीके की चीज़ों को
जीवन से रिलेट करके कि जीवन के किस तरीके से उत्तरोत्तर विकास है पढ़ता है और जीवन के बारे में और अधिक गहन अध्ययन करता है, वो दर्शन शास्त्री कहलाता है। जैविक विकास के प्रेरणा चेतन इकाई के उस दबाव के प्रयास में, तो जब जैविक विकास क्यों हुआ? चेतना के विकास के दबाव में जैविक विकास हुआ। चेतना विकसित होती चली गई तो उसने दबाव बनाया उस शरीर में कि तुम्हें भी विकसित करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आगे बढ़ जाएं तुम पीछे रह जाओ, फिर हमारे साथ साथ तुम्हारे शरीर का भी, जटिलता का भी विकास हो, तभी हम भी विकसित हो पाएंगे। तो ये ईश्वरीय प्रेरणा से, भगवती प्रेरणा से जैसे जैसे चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती गई। शुरू में तो मनुष्य नहीं थे, शुरू में तो सभी अमीबा थे। अगर हम 500 बिलियन ईयर्स पहले की बात करें तो वहाँ पर सब बहुत छोटे छोटे प्राणी थे, अमीबा थे। फिर उसके बाद और विकसित होते गए। 100 बिलियन ईयर्स की बात करें तो फिर और उसमें थोड़े थोड़े उन्नत पादप बने, पौधे बने, झाड़ियाँ बनी, फिर वृक्ष बने, फिर वट बने, फिर और हम पीछे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो इस तरीके से जंतु जगत का उदय हुआ। तब मनुष्य थे भी नहीं। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनमें जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई तो उसने दबाव बनाया कि शरीर को भी बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक साथ समानांतर पथ पर चेतना के दबाव में शरीर का विकास हुआ। ये नहीं हुआ कि शरीर का विकास हो गया तो चेतना भी बढ़ गई, ये रैंडमली हो गया, अपने आप हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्री इस तरीके से इसको देखता है। हम दोनों दृष्टिकोण में मूलभूत, इन दोनों दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है और हमें चुनाव करना होगा। हम विकास के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को चुन कर लेते हैं। हम जीव विज्ञान वेदता को नहीं लेते हैं, हम दूसरे पक्ष को लेते हैं क्योंकि हम विकासवाद की बात कर रहे हैं। हम दोनों विकास के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को चुनकर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि मन लगभग अस्तित्वहीन दशा से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली प्रभुता की ओर विकसित होता जाता है। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है तो मन, शुरू में तो मन निर्वीर्य था, उसमें मन जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो प्रकृति जहाँ ले जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह पेड़ इधर उधर बढ़ता चला जाता। नर्वस सिस्टम ही नहीं था उसमें, बस प्रकृति जहाँ ले जाए, जड़ नीचे चली गई और पत्तियाँ ऊपर चली गई, ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे हम आगे देखते हैं कि मन लगभग अस्तित्वहीन अवस्था से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली प्रभुता की ओर विकसित होता चला जाता है। तो हमारा मन धीरे धीरे अस्तित्वहीन अवस्था से प्रभुता की ओर विकसित होता जाता है। अब मन का राज भी चलने लगता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा क्यों कर होता है कि हम जैसा हम चाहेंगे? क्योंकि प्रभु जो चाहता है उसके हिसाब से प्रकृति वैसा करती है। तो हम भी उस प्रभु के, इस पूरी विरासत के हम ही तो उत्तराधिकारी हैं, हम मनुष्य, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं और पुत्री हैं। तो ये अनंत शक्ति हमारा दायाद है, इट इज़ इनहेरिटेंस, ये विरासत है जो भगवान ने हमें दी है। तो मन अब कैसी अवस्था में है? पहले तो अस्तित्वहीन अवस्था में है और फिर उसके बाद ये प्रभुता की ओर विकसित होता चला जाता है। मन उड़ाने उड़ने लगता है। काहे रे मनवा रहे उदास और कीट मनोरथ पंख लगाकर चाहत लांघन सात आकाश, यही से मनवा रहे उदास। तो मन रूपी कीड़ा अब पंख लगाकर सात आसमान को पार करने लगना चाहता है। काहे रे मनवा रहे उदास, कीट मनोरथ पंख लगा के, कीट मनोरथ पंख लगा के चाहत लांघन सात आकाश, एही से मनवा रहे उदास। तो ये मन उत्तरोत्तर प्रभुता की ओर विकसित होता चला जाता है, उड़ाने भरने लगता है। मन के भी दो स्तर हैं। जहाँ मन की बात की जाए, एक भावनात्मक मन, एक बौद्धिक मन, ये दोनों एक ही हैं। मन की बात सिर्फ ये मन नहीं है। तो देयर इज इमोशनल कॉन्शसनेस एंड लॉजिकल कॉन्शसनेस। तो दोनों के बढ़ने की बात की जा रही है कि मन उड़ाने भरने लगता है। आइंस्टीन अपने अंतरिक्ष, अपने ब्रह्मांड के अलावा 50 लाख और ब्रह्मांड की कल्पना करते रहते हैं। नेब्यूला की, निहारिकाओं की
परिकल्पना करते रहते हैं। इसके अलावा आकाश गंगाओं की परिकल्पना करते रहते हैं, गैलेक्सी की परिकल्पना करते रहते हैं, स्टीरॉइड की, कॉमेट की, न जाने किसकी किसकी परिकल्पना करते रहते हैं। धरती पर तो वो टिकते कम हैं, बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे मन के विकास के लिए उसकी इतनी अधिक संभावना है, तो हमें शरीर को भी तो विकसित करना है। तो उसके वजह से जो हमारी चेतना का दबाव पड़ता है, उसके वजह से हमारे शरीर में भी उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमें तो परम चेतना, अति चैतन्य अवस्था में पहुंचना है। तो जो परम चैतन्य की अवस्था है, वहाँ तक जाने के लिए हमें अच्छे शरीर की आवश्यकता होगी। तो अच्छे शरीर में ही अच्छी बुद्धि का विकास होगा। अगर एक तरीके से मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, पगला व्यक्ति है, बोलो कि जरा ध्यान कर लो, तो ध्यान भी नहीं कर पाएगा, उसका तो मन ही नहीं लगेगा। तो जिसके शरीर में अगर थोड़ी बहुत केंद्रीय नाड़ी संस्थान डगमगाया हुआ है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो संकल्प भी एक सुव्यवस्थित अच्छे केंद्रीय नाड़ी संस्थान में उदित होता है। तो चेतना का विकास ऐसे में ही संभव है। तो नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए यंत्र हम पाते रहेंगे और विकसित होते रहेंगे। इसमें न कोई शोक का विषय है, न कोई विषाद का विषय है। ये एक क्रम है, एक कक्षा से दूसरे जाने में। भले ही हम ये बार बार कहते रहें कि बड़े शोक का विषय है, विषाद का विषय है हमारी साधना में, तो जब कोई मरता है तो मृदंग और ताल बजते हैं, हम लोग शोक मनाते नहीं। तो वहाँ पर भजन गाए जाते हैं शव में। अंकल जी हमारे मथुरा भैया थे, वहीं उनकी बॉडी पड़ी थी और भजन बज रहे थे, ताल मजीरा भी आ गया था। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि जो स्वामी जी का विकासवाद है, ये अनूठा है। इसमें शोक की तो कहीं बात ही नहीं है। आप बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रभु से मिलना है। इट इज़ द हार्बिंगर, ये संदेश वाहक है कि आपको प्रभु से मिलना है। इससे बड़ा हर्ष क्या हो सकता है। और फिर सफ़र तो पड़ेगा। इसमें शोक कैसा? क्या पुराने चित्र चले गए हैं ट्रेन में, इसका शोक, या नए चित्र आ रहे हैं, इसका हर्ष? ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ते जाओ, प्रभु को पाते जाओ। श्री राम। सर्वे